स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल की आवर्त सारणी का जो बात का टॉपिक है, जो कि है आधुनिक, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी। उसको आज हम बहुत बारीकी से अच्छे से समझने वाले हैं। तो एक जो पीरियोडिक टेबल का जो कंसेप्ट है, जो भी सारे जो तत्व हैं, उनका जो आपके दिमाग में ना एक इमेज क्लियर हो जाएगी कि किस तरह रखे हुए हैं और हमें केमिस्ट्री में वो हमेशा किस तरह से हेल्प करने वाले हैं। वैसे मैं आपको हर बार पाठ के या लेक्चर के आखिर में जो एक है खास बात बताने का प्रयास करता हूँ, लेकिन आज मैं आपको वो बात पहले बता रहा हूँ। और ये बात है जुड़ी हुई हेनरी मोजले से, जिन्होंने हमें आधुनिक आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त सारणी बना करके दी थी। ये बहुत ही कमाल की हस्ती रहे हैं, मतलब मुझे लगता है इनसे आज हमें सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। हेनरी मोजले देखिए 1887 में जन्मे हुए थे और 1915 में इनकी मृत्यु हो गई थी, बहुत ही छोटी आयु में, 27-28 वर्ष की आयु में तो इनकी मृत्यु हो गई थी। आप यूँ समझिए कि हमारे जो मेंडलीव थे उनको नोबेल मिला था 1906 में, मैंने आपको बताया था। इन्होंने 1906 में तो एक कॉलेज वगैरह में दाखिला लिया था और फिर उसके बाद भी इन्होंने क्या किया था, अर्नेस्ट जो रदरफोर्ड है ना, जिन्होंने वो परमाणु का जो एक्सपेरिमेंट किया था, हम पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में, मैं लूँगा उस पर एक लेक्चर, उनके जाकर के ये बाद में असिस्टेंट बन गए थे। तो ये भी अपने आप में बहुत एक मतलब अच्छी बात है, रोचक। और फिर इन्होंने सन 1913 में, देखो हमने यहाँ लिखा है, ये जो हम रिसर्च पढ़ रहे हैं ये सन 1913 की है। तो 1913 में इन्होंने क्या किया था, एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी कुछ एक करके अलग टॉपिक है, जिसमें इन्होंने तत्वों के गुणधर्मों को जानने का एक नया, आप यूँ समझिए, रास्ता ढूंढ लिया था। और उसी का जो फल स्वरूप है ना, मतलब उस नियम में उन्होंने ये बताया था कि प्रत्येक तत्व का जो विशिष्ट गुणधर्म है ना, जो अलग क्वालिटी वो दिखा रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके जो प्रोटॉन है उस तत्व के अंदर उससे जुड़ रही है। तो इन्होंने कहा कि मतलब अपना नियम दिया, जो कि अपन पढ़ने वाले हैं अभी, और 1913 में ही ये जो हमारा अभी का टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। अब खास बात क्या है कि सन 1915 में इनकी मृत्यु हुई और उस वक्त आपको ध्यान है, अगर आप इतिहास में देखें तो वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, 1914 से शुरू हो गई थी। और ये इंग्लिश हैं, मतलब यूरोप के ही हैं कहीं कर। तो इनको वॉर में जाने के लिए कहा गया था, तो ये वॉर में चले गए थे और वहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन वगैरह का ड्यूटी संभाल रहे थे, मतलब कम्युनिकेशन ऑफिसर ऐसा समझ लीजिए आप। और इनको एक स्नाइपर ने, जो हम देखते हैं ना बहुत दूर से निशाना लगाते हैं दूसरी सेना के जो होंगे, उन्होंने इनको गोली मार करके इनकी हत्या कर दी थी, मतलब मृत्यु हो गई थी इनकी। और कितनी उम्र में, 27 से 28 वर्ष की उम्र में ही इनका देहांत हो गया था। नहीं तो आप सोच के देखिए कि 24 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा कुछ खोज करके देने वाले अगर और ज़्यादा रहते तो हो सकता है कि और भी खोज किए होते। लेकिन उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने ऐसा कुछ रूल्स भी बनाए थे कि अब जो वैज्ञानिक वगैरह लोग हैं ना, जो ऐसे इतने विद्वान हैं, उनको क्षेत्र में लड़ने के लिए वॉर वगैरह में नहीं भेजेंगे, क्योंकि उससे देखा इनको कि कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इनमें जो आप देखिए पेट्रियोटिज्म की जो भावना है, देशभक्ति की, वो कितनी बड़ी थी। और आज आप समझ ही रहे होंगे कि हमें भी वो देशभक्ति की भावना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि मोदी जी ने हमें कहा ही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि हमें जो लोकल, हमारे चारों तरफ का सब कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनको हमें वोकल बनाना है। तो आप भी, मुझे पूरी उम्मीद है कि पढ़ेंगे लिखेंगे बहुत अच्छे से, तो डॉक्टर, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट, पता नहीं क्या क्या बनेंगे, और हमारे देश को नहीं भूलेंगे आप, है ना। यहीं पर परचम, एक झंडा लहराएंगे आप वापस कुछ बहुत बड़ा करके, ना कि भाग जाएंगे। तो आ जाइए अब अपन अपने टॉपिक पर चलते हैं। 1913 में हेनरी मोजले ने हमें बताया कि जो परमाणु का द्रव्यमान है, उसके बजाय हमको जो तत्व के हम जो गुणधर्म बता रहे हैं ना, उसके बजाय मतलब हमें क्या उपयोग में ले लेना चाहिए, परमाणु संख्या। देखिए आप पढ़िए, हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसकी परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। आप क्या कर रहे हो, अभी तक जितने भी आप वैज्ञानिक आए, आप सबको देखो, आप सबसे पहले जो हमने ट्रायड्स बनाए थे, डॉबराइनर के जो त्रिक बनाए थे, फिर हमने अष्टक बनाए थे न्यूलैंड के, फिर यहाँ तक कि मेंडलीव ने इतनी कमाल की सारणी भी बनाई थी। लेकिन उन तीनों में एक बात कॉमन है, वो तीनों किस बात को आधारभूत मान करके चल रहे हैं, वो मान करके चल रहे हैं परमाणु द्रव्यमान पे ही जिएंगे अपन तो। लेकिन यहाँ हेनरी कह रहा है नहीं, आप ये गलती कर रहे हो। ये कह रहा है कि भैया आप परमाणु संख्या लो ना, काय को द्रव्यमान द्रव्यमान करके उलझ रहे हो। और सिर्फ इतने से बदलाव से, हालांकि अभी हमें लग रहा है कि इतना सा ही चेंज तो है यार, इतना सही तो, लेकिन उस वक्त
ये बहुत बड़ी रिसर्च थी, सारा हिला के रख दिया सबको। देखो कैसे, तो इन्होंने आधुनिक आवर्त नियम दिया। जैसे मेंडलीव का आवर्त नियम था वैसे ही आधुनिक आवर्त नियम है, और इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, ये लाइन आपको एज इट इज याद रखनी है। और सेम लाइन है, बस आप देखोगे कि वहां परमाणु द्रव्यमान है और यहाँ पर परमाणु संख्या है, और कोई फर्क नहीं है। तो हम कह रहे हैं तत्वों के जो गुणधर्म हैं उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, और उधर हमने कहा था कि तत्वों के जो गुणधर्म हैं वो उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। किसमें? मेंडलीव में। और यहाँ पर ये दोनों आपसे परीक्षा में सीधे पूछेगा, तो आपको ध्यान लगा के लिखना है कौन सा कैसे। अब देखो, मोजले का अगर ये नियम लगा दे हम सारे के सारे तत्वों पर, तो हमें बाय डिफॉल्ट एक सारणी मिल जाती है, और उसी सारणी को हम आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। बात खत्म। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मोजले के नियम के हिसाब से ही। तो अब देखो, अगर जो भी कमियां रही हैं पीछे तक किसकी? मेंडलीव की आवर्त सारणी में, तो वो जो कमियां हैं ना वो बखूबी यहां पूरी हो जाएंगी। तो अगर हमें पूछे कि मोजले की खास बात क्या है, तो आप सीधे दिमाग लगा लो कि खास बात, पहली बात तो ये तो पक्का होगा ही होगा कि मेंडलीव की जो कमियां हैं वो दूर हो गई, और वही इसकी खास बात होगी। देखो, पहला है यहां पर कि इसमें 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं, और जो उधर हमने देखा था मेंडलीव की आवर्त सारणी में, वहां पर 8 जो थे स्तंभ थे और 7 जो आवर्त थे। तो आप अगर नोटिस करोगे तो आवर्त तो यहां पर भी 7 ही हैं, क्षैतिज पंक्तियां जो है जिनको आवर्त ही बोला है यहां पर भी। लेकिन यहां पर जो ऊर्ध्व स्तंभ है ना, जो ग्रुप है, जो समूह है, वो कितने हैं? 18। वहां कितने थे? 8। यहां कितने? 18। किसी भी विशिष्ट समूह के तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ये बहुत बड़ी खास बात है इसकी आधुनिक आवर्त सारणी की। इसको समझते हैं अपन कैसे। कह रहा है कोई भी एक विशिष्ट आपको क्या लेना है, कोई भी एक समूह चुन लो आप आधुनिक आवर्त सारणी में। जैसे मैं ज्यादा तो बात क्या ही करें, अपन पहला समूह चुनते हैं। तो पहले समूह के जो तत्व हैं वो है दोस्तों हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और ऐसे 2-4 और हैं अपने पास में। तो अब कह रहा है, देखो ध्यान से एक एक शब्द पढ़ना। किसी भी विशिष्ट, मतलब कोई सा भी आप एक खास समूह ले लो, कोई जरूरी नहीं कि ये लेना, ये ले लो, ये ले लो, ये जो चीज ले लो, एक समूह ले लो। फिर उसके जो तत्व हैं, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इन सब तत्वों में खास बात है क्या कि इन सब तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं, उनकी संख्या समान होगी। देखो कैसे, इसका कहने का मतलब क्या है। आप हाइड्रोजन को देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक अगर हम विन्यास देखें इलेक्ट्रॉनों का, तो इसके पास तो बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मान लो आप बना करके देखना चाहो तो एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास में। तो इसका बाहर वाली कक्षा में जो मुक्त अवस्था में एक जुड़ने के लिए एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, वो एक है। वही अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम आता है दोस्तों 3 नंबर पर। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास की हम बात करें तो जो कोश के होगा उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जो एल होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? एक बचा ही एक ना, आ तो 8 सकते हैं, हमने समझा था। जो कि मैं पिछली जो वीडियो है उसमें आपको N1, N2, N3 लिख करके बता रहा था, वो दरअसल असल में KLMN भी उनको हम बोलते हैं, मतलब KLMN ही लिखते हैं, वो मैंने N1, N2 लिख दिया था ऐसी जल्दी जल्दी। तो L में एक ही आएगा। तो आप ये नोटिस करो, देखो यहाँ भी एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर है और यहाँ भी एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर है। और उसी के साथ जैसे आप यहाँ देखो सोडियम है हमारे पास, तो सोडियम आता है दोस्तों 11 नंबर पे। तो 11 के लिए आप देखो पहले में आ जाएंगे 2, L में अगर आप फिर देखोगे तो 8 आ जाएंगे। ठीक है, तो अब जब M में हम देखेंगे जा करके तो हमें देखने को मिलेगा कि बचेगा तो एक ही ना इलेक्ट्रॉन, तो 2,8,1। और यही अगर आप पोटेशियम के साथ करते हो K के साथ में, तो आपको देखने को मिलेगा ये कितने नंबर पर आता है? ये आता है 19 नंबर पे। कितने नंबर पे दोस्तों? 19 नंबर पे। तो 2, 8 और फिर अगर ये तो 10 हो गए, अगले में वैसे तो आने चाहिए 18, लेकिन 18 नहीं है, इसके पास कैसे आएंगे? 8 और 1, ऐसा लिखते हैं फिर इसको अपन। ये 9वीं का मैं लूंगा कभी टॉपिक अलग से, बाकी आप देखिए। तो बाहर तो इसके पास भी संयोजकता के लिए, मतलब जुड़ने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये एक बहुत खास बात है, और यही आप किसी भी जाकर के आपको 30 तक अगर तत्व याद हैं, 20 तक तत्व याद हैं, आप पीरियोडिक टेबल उठाओ, आवर्त सारणी, जो आपको एक अच्छा लगे ग्रुप, उसके 2 तत्व उठाओ और ये चीज आप वहां पर लागू करके देख लो, आपको मिलेगी। तो ये एक कहने को हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं यहाँ डबल टिक्स बना रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक नियम आ गया। अब कह रहे हैं
कि अगले पॉइंट में समूह में ऊपर से नीचे पर जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। कोई भी समूह लो आप, है ना, कोई भी समूह लो, तो जब आप ऊपर से नीचे जाओगे, क्या मतलब है इसका, जैसे इसी उदाहरण से अपन समझते चलेंगे। हाइड्रोजन जब अपन ने देखा तो इसके पास तो एक ही कोश है यहां पर, और वो कोश कौन सा है दोस्तों, के। लेकिन जब आपने लिथियम की बात की तो लिथियम को जब आप बना रहे हो तो पहले तो कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये कोश कौन सा है, के। लेकिन दूसरा कोश भी तो बनाना पड़ा ना आपको, क्योंकि लिथियम के पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3, तो ये एल कोश बनाना पड़ा आपको यहाँ पे। तो एक कोश बढ़ गया, ऊपर से नीचे आए तो एक जो बाहर कमरा है वो ज्यादा हो गया वहां पे। समझ में बात। और अगर आप सोडियम की बात कर रहे हो तो आप यही देख लो कि के भी है, एल भी है और एम भी है। देखो आप देखो, ये के में बनाया आपने 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपने एल बनाया, फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बनाया आपने, और फिर आपने यहाँ पर एम बनाया और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बनाया। तो ये हमारा सोडियम हुआ। और आप देख लो 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक और जोड़ोगे तो 11 इलेक्ट्रॉन। कुल इसमें देखेंगे तो 11 इलेक्ट्रॉन हैं, और 11 ही हमारे पास क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन्स है। एक कोश फिर बढ़ गया। अब पोटेशियम की अगर हम बात करेंगे तो KLMN हो जाएगा। यहाँ पे कोई सा भी आप समूह लो, उसमें ऊपर से जैसे ही आप अगले तत्व पर जाओगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, जो आकार है, जो साइज है उस परमाणु का, उसमें वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद अगले पॉइंट में है कि भाई किसी आवर्त में अगर आप, जो ऐसे वाले आवर्त हैं, जो पंक्तियां हैं, उसमें अगर आप बाएं से दाएं जाते हो, मतलब आपको बाएं से दाएं कैसे देखना है कि भाई ये अपनी किताब है, अपन ऐसे खड़े हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं ना, ऐसे करके अपन, तो अपने बाएं से दाएं, इधर से इधर जाना है अपने को। तो सीधे हाथ की तरफ आप जब जाओगे ऐसे इस आधुनिक आवर्त सारणी में, तो अपने को क्या देखने को मिलेगा कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इकाई वृद्धि होती है। जैसे एक तत्व से दूसरे पर जाओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ जाएगा, और वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन, सबसे जो बाहर हम देख रहे हैं ना कि संयोजकता वाला, कि कितना इलेक्ट्रॉन से जुड़ पा रहा है, 1 से कि 2 से कि 3 से, तो उसमें 1 बढ़ जाएगा वो। और साथ ही परमाणु संख्या में भी इकाई वृद्धि होगी। बहुत लॉजिक है। देखो जैसे ही आप एक नंबर से दूसरे नंबर पे चले, मान लो ये हाइड्रोजन है, तो नई वाली पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे फिर यहाँ खाली 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 खाली, सीधा इधर हीलियम आ गया। तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, 1। हीलियम कितने नंबर पे आता है, 2। हाइड्रोजन के पास कितना प्रोटॉन है, 1, और हीलियम के पास कितना प्रोटॉन है, 2। तो आप जैसे ही बाएं से दाएं चले ना, अगले पे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 1 प्रोटॉन भी बढ़ जाएगा, और प्रोटॉन के बढ़ जाने के कारण परमाणु संख्या बढ़ जाएगी। समझ में आ रही बात। और साथ ही 1 इलेक्ट्रॉन हमें बाहर दिख रहा है कि संयोजकता वाला बढ़ गया। उदाहरण दूसरा देखो यहाँ पे क्या, कि भाई लिथियम से जब बेरिलियम पर गए तो लिथियम आ रहा है 3 नंबर पे, बेरिलियम आ रहा है 4 नंबर पे। इसमें अपने पास प्रोटॉन 3 और इसमें 4, और वैसे एक एक जो इलेक्ट्रॉन बड़ा है वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हुई है। अब ये था ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हमें कह रहे हैं कि भाई किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है, जैसे मान लो के कोश है, एल कोश है, एम है, एन है, पी क्यू, चलाते रहो, कह रहा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ सकती है, ज्यादा से ज्यादा कितना, तो वो 2n² सूत्र है जो कि नील्स बोर ने हमें बहुत पहले दे दिया था। तो इस पर निर्भर करती है ये बात, और ये हम पिछले वीडियो में अच्छे से ले चुके हैं, तो यहाँ इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब मैं आपको क्या खास बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर थर्ड पॉइंट से रिलेट करना चाहता हूँ। आप नोटिस करना कि पहला आवर्त लो, अगर आप जैसे पहले आवर्त में तो हमारे पास 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये जो बीच में है ना, वो जो नीचे वाले तत्व, वो मैं बात नहीं कर रहा अभी। तो हाइड्रोजन और हीलियम आप ले रहे हो, तो यहाँ आप नोटिस करोगे कि यहाँ जो कोश की बात हो रही है ना, वो केवल और केवल के कोश है। आप देखो के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, हीलियम के पास जब गए तो 2 इलेक्ट्रॉन, और के में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के कोश में आ ही नहीं सकते। अब जैसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन आया और वो के कोश में नहीं आ सकता, तो वो कौन से कोश में जाएगा, एल। तो ये जो पूरा का पूरा आवर्त है, इसमें सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं दोस्तों, वो कौन से कोश में जा रहे हैं, एल। आप देख लो एल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एल में नहीं आ सकते। तो यहां पे लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, भाई लिथियम 3 नंबर पे आता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो के कोश में चले गए इसके। एल में कितना आया, 1 इलेक्ट्रॉन, तो अपन एल की ही बात कर रहे हैं यहां पर भी। तो यहां 1 आया, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए एल में, फिर इसमें 3 गए होंगे, इसमें 4 गए होंगे, इसमें 5 गए होंगे, इसमें 6 गए होंगे, इसमें 7 और इसमें 8।
L में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो जैसे ही 8 पे खत्म हुई बात, अगला जो भी हमारे पास तत्व है उसमें आना था इलेक्ट्रॉन, वो 9 नंबर पे, मतलब उसमें 9 आने हैं इलेक्ट्रॉन। तो नवा वाला फिर यहां आ गया, वो नए कोश की बात चालू हो जाएगी, और वो नया कोश कौन सा होगा, यहाँ पर M होगा। समझ में आई बात? आप कोई सा भी एक रैंडम एग्जांपल लेकर के देख लो, जैसे नियॉन की ही अगर हम अंत में चल के यहाँ बात कर रहे हैं, तो नियॉन के K कोश में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, L कोश में जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में? 10। और नियॉन के पास प्रोटॉन भी 10 ही होते हैं, तो ये 10 नंबर पर ही आता है। ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इतना अब अगर आप लिख लो, मैं 2-4 सेकंड रोक रहा हूं, रोक करके फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आगे हम 2 पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जिनमें से पहला है परमाणु आकार। ये भी एक तरह से देखा जाए ना, आधुनिक जो हमारी आवर्त सारणी है उसकी विशेषता ही है। मतलब वो इतना सरल बना दिया ना उसने हर चीज को, कि भाई परमाणु आकार, मतलब आप देख करके उसको बता दोगे तत्वों को कि कौन सा तत्व किससे ज्यादा बड़ा है, कौन सा छोटा है, और किसकी संयोजकता कितनी है। बहुत सिंपल है। तो देखो परमाणु आकार क्या होता है, पहले अपन वो समझ लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि भाई एक ऐसा परमाणु जो कैसा हो, स्वतंत्र हो। देखो आप यहाँ लिखा है स्वतंत्र परमाणु। स्वतंत्र परमाणु का मतलब है हाइड्रोजन, तो मतलब हाइड्रोजन अकेला, समझ रहे हो। सोडियम तो सोडियम अकेला, सोडियम क्लोराइड नहीं। तो क्योंकि वो जुड़ जाता है ना, तो उसके आकार में थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आप वो सीखोगे बड़ी कक्षाओं में जब आप पढ़ोगे, तो किस तरह से जो त्रिज्या है उस परमाणु की वो निकाली जाती है। बट अभी आप ये वर्ड टू वर्ड थोड़ा ध्यान रखो। स्वतंत्र परमाणु, तो कह रहे हैं परमाणु साइज से परमाणु त्रिज्या का पता चलता है। इतना बड़ा है मान लो परमाणु, नाभिक इतना सा है छोटा सा, तो उसकी त्रिज्या से आपको साइज पता चल गया ना उसका। और देखो परमाणु एक वृत्त नहीं है, ये समझना आप, एक बॉल है, एक सर्कल नहीं है, 3D है परमाणु। कैसा? 3D, ऐसे चारों तरफ से बॉल के जैसा। तो एक स्फीयर जैसा है उसका शेप, तो उसकी भी जो त्रिज्या तो है ना, गोले की त्रिज्या, तो उससे आपको उसके साइज का जो है पता चल जाएगा। क्योंकि आप फिर क्या कर सकते हो, जो वॉल्यूम का जो आयतन का सूत्र है वो लगा करके उसका पूरा आकार निकाल सकते हो परमाणु का। तो यहाँ पर ये वाइस वर्सा है, त्रिज्या से साइज का पता चल जाएगा, या साइज से त्रिज्या का पता चल जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कह रहे हैं हम एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहर वाला जो कोश है ना, उसकी दूरी ले लो, और वही क्या है, परमाणु के साइज को बताती है, बात खत्म। या वही उसकी त्रिज्या को बता रही है। केंद्र और सबसे बाहर वाला कोश, अब हो सकता है ना कोश तो KLMNP हो या KLMN हो, तो N तक की जो दूरी लोगे आप, वो उसके साइज को बताएगी। उदाहरण है अपने पास, हाइड्रोजन की त्रिज्या अपने को किताब में दे रखी होती है 37 पिकोमीटर। पी जो छोटा है इसको पिको पढ़ते हैं अपन, और पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻12। ये बहुत छोटा, बहुत छोटी लंबाई है, -12 मीटर 10⁻। आप कभी भी माइनस देख करके ये मत सोचना कि ये नेगेटिव में आएगा, नहीं, ये कभी भी नेगेटिव नहीं है, ये बहुत छोटी है। मतलब कैसे, 0.000, कितनी बार जीरो लगाओगे आप, 11 बार जीरो लगा दो, और फिर लिखो 1 और मीटर, तो आप सोचो कितना छोटा हो गया ये, मतलब 1 का भी कितना हिस्सा हो गया, तो बहुत ही छोटा है। कहने का मतलब ये है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में हमारे ये उछलना चाहिए, अबे नापा कैसे? ठीक है, तो ये आप लगाते रहना दिमाग। खैर बड़ी कक्षाओं में आप देखते चलोगे साथ साथ, अगर विज्ञान लेते हैं तो, बाकी अभी हमारे इतना काम नहीं आएगा। अगले पॉइंट में कह रहे हैं आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर, अब वो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें वापस आप बाएं से दाएं जाओ, तो जाने पर क्या होगा, परमाणु त्रिज्या घटती है। ये अजीब बात है, नंबर बढ़ रहा है। हाइड्रोजन से हीलियम जाओगे, फिर लिथियम से बेरिलियम से बोरॉन से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे से चलोगे आप। लेकिन आप ध्यान दो कि क्या बोल रहा है ये, परमाणु जो त्रिज्या है वो घटती जाएगी, छोटा होता जाएगा परमाणु। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कैसे कह रहे हैं, नाभिक में आवेश के बढ़ने से, जैसे आप एक से दूसरे पे चले तो नाभिक में आवेश बढ़ गया ना, एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, पहले 1 है, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए। तो जैसे जैसे आप सीधे हाथ की तरफ चलते जा रहे हो, एक एक प्रोटॉन भी बढ़ता जा रहा है और एक एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता जा रहा है। तो कह रहे हैं नाभिक में आवेश के बढ़ने से वो क्या करता है, बाहर जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको नाभिक की तरफ खींच लेता है उसको। तो खींचने के कारण क्या होता है, उसकी परमाणु की जो त्रिज्या है उसका साइज, त्रिज्या भी कम हो जाती है और साइज भी उसकी कम हो जाती है। उदाहरण देखो कैसे समझोगे कि भाई बेरिलियम है 111 पिकोमीटर बड़ा है,
उसके बाद आ रहा है बोरोन 5 नंबर पे, लेकिन 88 पिकोमीटर छोटा है। और फिर उसके बाद कार्बन आ रहा है, कार्बन में बोरोन से ज्यादा प्रोटॉन है, बोरोन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन साइज देखो उससे छोटा है। और सेम अगर आप नाइट्रोजन की बात करो तो ये फिर इससे और छोटा हो गया। हालांकि फर्क बहुत कम है, 4 पिकोमीटर का मतलब हमारे लिए तो हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि इतना छोटा सा फर्क है, लेकिन है तो है फर्क यहाँ पे। तो ये अब यहाँ एक छोटा ना डाउट होगा कि यार इसको मतलब फील नहीं हो रही ना ये चीज कि यार ऐसे कैसे, चार्ज तो बढ़ रहा है और फिर ये कह रहे हैं कि साइज छोटा हो जाता है। तो इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, मान लीजिए एक है ना यहाँ पर परमाणु बनाते हैं, और ये परमाणु अपन बना लेते हैं मान लीजिए सोडियम का। तो सोडियम है हमारा दोस्तों 11 नंबर पर आता है, अगर आपको बहुत अच्छे से ध्यान है। और हम देख लेंगे अगर हम चाहेंगे तो मैग्नीशियम का भी एक और हम बना लेंगे उदाहरण। तो अब यहाँ पर सोडियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ जाएंगे, पहले जो कोश है हमारे पास के 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे इस तरह से। अब बचेगा एक ही इलेक्ट्रॉन, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद जो दूसरा उदाहरण ले रहे हैं हम, वो ले रहे हैं मैग्नीशियम का। तो सोडियम के बाद ही हम जब देखेंगे कौन सा हमारा जो तीसरा आवर्त है, वहां पर सोडियम के बाद एकदम मैग्नीशियम आता है। तो तीसरे आवर्त में मैग्नीशियम के लिए हमारे पास जो परमाणु बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। बारह नंबर पे है तो 2 यहां, 8 यहां और 2 यहां पर। अब कहना हम यहां ये चाह रहे हैं कि जो मैग्नीशियम का जो आकार होगा, मेरे से यहां थोड़ा बड़ा बन गया है, दरअसल जो मैग्नीशियम का आकार होगा वो सोडियम के आकार से छोटा होगा, साइज जो है वो उससे छोटा होगा, भले ही उसमें प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। वो समझना कैसे, हम क्या सोचते हैं, हमारा दिमाग इस तरह काम करता है कि इसका जो नाभिक है उसमें 11 प्रोटॉन है और इसके बाहर कुल 11 इलेक्ट्रॉन है। तो ये प्रोटॉन क्या करते होंगे, हाथ मिलाते होंगे आके सब जने कि भाई प्रोटॉन देख, एक काम कर यार, एक एक प्रोटॉन एक एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ो जाके। एक एक प्रोटॉन क्या करेगा, रस्सी फेंक लेगा, फिर उस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ऐसे मतलब हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, हम क्या करते हैं बांटना शुरू कर देते हैं कि 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, तो एक एक प्रोटॉन एक एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। लेकिन ये गलती है, ऐसे नहीं होता है ना। क्या होता है, पूरे के पूरे 11 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहे हैं और 11 के 11 इसको भी खींच रहे हैं, 11 के 11 11 के 11 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन आप सोडियम का उठा के देखो तो उस पर 11 प्रोटॉन फोर्स लगा करके बैठे। और सिर्फ ये नहीं, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो भी उल्टा, अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन उस 11वें इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ उस पर फोर्स लगा रहे हैं, हालांकि वो फोर्स बहुत कम होगा। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं कि 11 के 11 फोर्स लगा रहे हैं, और यहां पर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा ना, तो आप ये समझने की कोशिश करो, कोश तो वही का वही है KLMN और यहां पर भी KLM, तो ये दोनों के पास ही M कोश में है आखिरी के इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पे जो M कोश का इलेक्ट्रॉन है इसको 12 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं और इसको भी 12 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, सॉरी 12 प्रोटॉन खींच रहे हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन्स को 12-12 प्रोटॉन्स खींच रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि असल में जो कोश है वो इनके घूमने के कारण ही तो बना है। तो इतना जब जोर से खींचने लग जाएंगे उनको तो वो थोड़ा सा पास आ जाते हैं, थोड़ा सा जाके पास हो जाता है। तो बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा फर्क आ जाता है परमाणु के आकार में या साइज में। तो जैसे जैसे आप बाएं से दाईं तरफ चलोगे, ये देख रहे हो ना उदाहरण, ये देखो आप छोटा होता जा रहा है साइज उनका। और फिर जैसे ही वो नया कोश आ जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी, है ना। जैसे कक्षा भर गई फिर तो इधर आ जाओगे ना वापस, आगे तो चलना ही नहीं हमेशा अपने को। तो इस तरह से अब अगला पॉइंट देखो आप, यहीं पर समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। अभी हमने क्या देखा, आप बाएं से दाएं जा रहे हो तो साइज घटता है। ये एग्जाम में पूछता है सीधा क्वेश्चन, अरे काका जी ये जो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है इसमें से किस परमाणु का आकार सबसे बड़ा है और किसका सबसे छोटा है। आप बोलो यार इमा कौन सी बड़ी बात है, तो आप बोल दो कि सोडियम जो है वो सबसे बड़ा होगा, मैग्नीशियम उससे छोटा होगा और एल्यूमिनियम उससे भी छोटा होगा। और उसका कारण बताओगे आप कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर चलने पर परमाणु के आकार में क्या होती है, कमी होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि परमाणु के नाभिक में आवेश में वृद्धि हो जाती है जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इससे वो छोटा हो जाता है। सिंपल। अब आगे देखो,
कह रहे हैं समूह में ऊपर से नीचे के जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। यहाँ उल्टा याद कर लो, ऊपर से नीचे जाओगे तो बढ़ेगा, बाएं से दाएं तो घटेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोश जुड़ जाता है। जैसे ही आप नीचे जाते हो कोश जुड़ जाता है। ये बात समझी थी अपन ने कि पहला अगर हम वो देख रहे हैं या दूसरा हम समूह देख रहे हैं तो पहले समूह में हाइड्रोजन के नीचे लिथियम है, तो हाइड्रोजन में सिर्फ के कोश है, लेकिन लिथियम में के और एल दोनों कोश हैं। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे एक कोश जुड़ जाएगा। तो कह रहा है कोश जुड़ जाने के कारण भैया साइज उसका बड़ा हो जाता है। और देखो क्या, इससे नाभिक तथा उसके बाहरी कोश के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अब आप सोचो, कोश ही नया आ गया, कमरा बना दिया यार आपने बाहर एक और नया, तो सेंटर से उसकी दूरी तो बढ़ गई ना आखिरी वाले कोश की, तो साइज बढ़ गया उसका। तो भले ही जो आवेश है, देखो आप यहां पर नाभिक का आवेश भले ही बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, उसका आकार में वृद्धि हो जाती है। थोड़ा सा इसको ऐसे समझो आप, सोडियम के ऊपर है हमारे पास लिथियम, और लिथियम आता है दोस्तों 3 नंबर पे, मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है। दोनों में फर्क देखो, सोडियम तो बना ही रखा है हमने यहाँ पर, इसको अगर बनाओगे तो आप ऐसे बनाओगे, बस 2 और ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये हमारा बन गया लिथियम। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि चलो मान लो एक बार के लिए कि जैसे ही सोडियम बना तो ये नया कोश आ गया यहाँ पे, तो भले ही मैं कह रहा हूं कि अंदर का आवेश बढ़ा है और ये 11 के 11 जो प्रोटॉन हैं इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं अपनी तरफ, है ना, और ये मान लो आ भी रहा है अपनी तरफ, थोड़ा छोटा हो भी गया आकार, मान लो ये इतना हो गया, मतलब अगर नहीं खींच रहे होते तो थोड़ा ज्यादा बड़ा होता, लेकिन हम मान लेते हैं एक बार के लिए कि चलो इतना हो गया, तो भी क्योंकि वो नया ही कोश है तो अंदर दूसरे नंबर कोश से तो बड़ा ही है ना, तो इससे तो बड़ा है ना, ये बात तो पक्की हो गई ना। तो किसी भी कोश में अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो क्या होगा, उसका आकार जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा, अरे लल्लू के भैया ये जो फ्लोरीन और ये जो क्लोरीन और ये जो ब्रोमीन और ये जो आयोडीन वा है, इसमें कौन सा जो है परमाणु बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है? तो आप बोलोगे सबसे बड़ा और सबसे छोटा। हालांकि यहाँ पे कुछ एक बातें और भी घुस आती हैं, अभी हम उनकी बात नहीं करेंगे। और उसके अलावा आपने जैसे पूछ लिया कि ऑक्सीजन है चाचा जी और जो सल्फर है आपके पास, इसमें से कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे कि सल्फर बड़ा है। कौन छोटा है? ऑक्सीजन छोटा है। तो इसमें कोई भी दिक्कत हमें नहीं होगी। आपसे पूछेगा कि भैया फ्लोरीन और नियॉन है, इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप कहेंगे कि भैया जी जो फ्लोरीन नियॉन है ये दोनों जो हैं दूसरे आवर्त में आते हैं, और फ्लोरीन आता है 9 नंबर में और नियॉन आता है नियॉन 10 नंबर पे। तो क्योंकि ये एक ही आवर्त में है तो बाएं से दाएं चलने पर आकार में क्या होती है दोस्तों, कटौती होती है, आकार छोटा होता है। तो हम कहेंगे फ्लोरीन जो है हमारा बड़ा है। लेकिन कुछ और भी बातें हैं वो बड़ी कक्षाओं के लिए छोड़ रहे हैं, अभी उनको नहीं ले रहे हैं। अभी हमारे जो बेसिक एक कंसेप्ट हमने क्लियर किया है उसके आधार पर अब हमें एक गुण और बढ़ना है और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पर चल सकते हैं। अब अगला जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, जो कि आखिरी बोर्ड रखेंगे अभी अपन ने इस लेक्चर का, कि धात्विक और अधात्विक गुण। धातु माने मेटल, अधात्विक जो है अपने नॉन मेटल है, और इनके बारे में वैसे तो पूरा चैप्टर है अपने पास में, लेकिन अभी यहाँ जो हमें पीरियोडिक टेबल से खास बात मिल रही है वो समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में इस तरह का ओरिएंटेशन हमने रखा है कि जो बाईं तरफ है ना, इस तरफ ये पूरा ये सारी धातुएं हैं, और जो दाईं तरफ है वो सब कुछ क्या है, अधातु है, और बीच में थोड़ा कुछ और है। तो देखो क्या, सोडियम मैग्नीशियम आप देखो इसी तरफ आता है पीरियोडिक टेबल में बाईं तरफ, तो ये धातुएं बाईं तरफ रखी हैं सारणी में। और फ्लोरीन ऑक्सीजन आप देख लो ये है अधातु, तो इनको दाईं तरफ रखा हुआ है अपन ने, है ना। उसके अलावा बीच में सिलिकॉन जैसी हमने एक तत्व को रखा है। अब ये जो तत्व है ना, ये झगड़े वाला तत्व है। ये बोलता है मैं धातु भी हूं मैं अधातु भी हूं, सेम टाइम, एक ही टाइम पर दोनों है। तो ये कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा दे देता हूं। जैसे हमने पढ़ा है पहले कि धातु जो होता है ना, वो अच्छे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत धारा है उसका चालन कर सकते हैं, बहुत अच्छे चालक होते हैं। लेकिन जो अधातु होती है वो विद्युत धारा का चालन नहीं कर सकती। तो ये सिलिकॉन बाबा बोलता है कि देखो मैं करूंगा तो सही लेकिन एक शर्त पे करूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब ये नहीं करेगा,
करेगा भी और नहीं भी करेगा। कैसे? ऐसे पड़ा है, कुछ लगा दो ऐसे, लाइट वाइट नहीं चलाएगा। लेकिन आप इसको गर्म कर दो थोड़ा और फिर इसमें से करंट फ्लो कराओ तो धातु से भी अच्छे से करंट फ्लो कराएगा। तो इसीलिए दोनों के गुण धर्म हो गए इनमें, तो इसीलिए इनको हमने बीच में रखा है। देखो मध्य में सिलिकॉन स्थित है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे तत्वों को हम क्या बोल रहे हैं, अर्ध धातु या उपधातु। तो इसको हम लोग सिंपली उपधातु या मेटलॉइड्स इसको इंग्लिश में अपन कहते हैं। और ये क्यों कह रहे हैं, देखो ये धातु तथा, ये मैंने अधातु लिखना था, मैंने यहां उप लिख दिया है ना, ये अधातु है, तथा अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करती है, ये इनकी खास बात है। तो आप समझ गए बीच में कुछ ऐसे तत्व हैं। उसके बाद कह रहे हैं हम आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग लाइन है, आपको दिख रही है स्क्रीन पर, मतलब बीच वाले जो तत्व हैं थोड़े, और ये जो रेखा है धातुओं और अधातुओं को अलग कर रही है। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम व पोलोनियम है। ये तत्व आते हैं इस पे, जितने भी हैं देख लो, 5-6 जो भी हैं। और ये सारे के सारे क्या हैं, धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। और इसीलिए इनको भी हम क्या नाम देते हैं दोस्तों, ये मैंने लाइन अधूरी छोड़ी है यहाँ पे, इसीलिए ये उपधातु कहलाते हैं, ऐसा लिख देना अपने को। अब ये देखो यूज कहाँ होते हैं, आप देखो जर्मेनियम कितना गजब यूज होता है। वो जो अपने सोलर पैनल बनते हैं आजकल, जो बैटरी, अब तो आने वाला फ्यूचर तो वही है, कोयला वोयला खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे फिर अपन, तो सौर ऊर्जा लेने के लिए उसके अंदर जर्मेनियम लगता है। और ये जो सिलिकॉन है इसका तो पूछो ही मत आप, जितने अपन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, फोन चला रहे हैं, टैबलेट, गेम खेल रहे हो तुम, मशीन हैं जो खूब सारी, हाँ अलग अलग यंत्र, रॉकेट पॉकेट, इन सब में जो यूज हो रहा है वो तो सिलिकॉन तो बहुत बड़े नंबर में हो रहा है। और अब आप सोच करके देखो, जहाँ पर फेसबुक का हेडक्वार्टर है, या जैसे जहाँ पर वो गूगल ये सारी कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैं, वो जगह का नाम भी क्या था, सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली उसको क्यों बोलते थे, कि ऐसी घाटी थी वो जहाँ पर सिलिकॉन किसी समय में प्रचुर मात्रा में मिलता होगा, अब भी मिलता होगा, मतलब मैंने देखा। तो सिलिकॉन, अब उस जगह का नाम भी वैसे रख दिया। और वो कंपनीज भी सारी उधर क्यों बनी, आप सोचो, ये जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज हैं, एक ये भी उनको एडवांटेज है ना, वही कंपनी लगाएंगे जहां वो कच्चा माल हमको मिलेगा सिलिकॉन, तो सिलिकॉन उनको वहां मिलता है बहुत ज्यादा, तो इनका भी बहुत ज्यादा अच्छा खासा उपयोग है। आप याद करो, हमने ओम का नियम पढ़ा है, तो ओम का नियम जो है ना वो धातुओं के लिए लगता है। हमने वहां बोला है कि धातुओं के लिए ना, कोई भी धातु, तो क्योंकि ये भी अधातु जो है, सॉरी जो उपधातु हैं, इन पर भी विद्युत धारा तो जा सकती है ना, चल सकती है इनमें से भी विद्युत धारा, लेकिन ओम के नियम का पालन ये नहीं करते हैं। तो ये बात खास है, याद रखनी है आपको। अब मेन अपन इंपॉर्टेंट और लगभग लास्ट पॉइंट पर आ रहे हैं, जो कि है हमारा धातु। देखो धातु क्या है, ये भी अपन पूरा चैप्टर तो मैं बता ही चुका हूं, अलग लेंगे ही, है ही पूरा चैप्टर। तो धातु क्या है, ये विद्युत धनात्मक प्रकृति के होते हैं। अभी इतना ही याद रखना है अपने को। धनात्मक का मतलब क्या है, इनके पास जाता है कोई तो ये बोलते हैं यार इलेक्ट्रॉन फालतू पड़ा है यार मेरे पास, यार ले रहा है यार तू, एक दे देते हैं या दो दे देते हैं किसी को इलेक्ट्रॉन, तो दे दिया इन्होंने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो खुद के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब खुद के पास जो प्रोटॉन का नंबर है वो तो ज्यादा है ना, इसलिए खुद की प्रकृति कैसे हो गई, प्लस चार्ज आ गया इस पे। देखो मैं समझाता हूं एक उदाहरण से आपको। जैसे मान लो मैग्नीशियम की बात करें, तो मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, मतलब इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 इसके पास प्रोटॉन है। तो अब आप दिमाग लगाओ, प्रोटॉन तो कहाँ होता है, नाभिक के अंदर होता है, तो प्रोटॉन तो कभी देगा नहीं। कोई भी जो इलेक्ट्रॉन, कोई भी जो परमाणु है हमारे आसपास जो भी, वो कभी भी प्रोटॉन तो नहीं देता, ये तो हमेशा याद रखना आप। वो देगा क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने देता है वो अपन पहले देख चुके हैं कि पहली कक्षा में 2 है, दूसरी में 8 है, तीसरी में 2 है इसके पास। तो ये सोचेगा यार 2 दे दो, जान छुड़ाऊं, खत्म करो, माथा फोड़ी खत्म करो, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा। अब पुराना वाला जो मैग्नीशियम है, आप ध्यान से देखो, तो इसमें चार्ज कितना है टोटल, 12 चार्ज तो इसके पास माइनस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो ऋणात्मक होता है, माइनस होता है, और प्रोटॉन का कितना है, प्लस होता है। तो ये टोटल कितना हो गया चार्ज इसके पास, 0। आई बात समझ में। लेकिन अब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दी। अब इसके पास जो प्रोटॉन है वो तो अब भी 12 ही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है अब वो तो 10 ही है ना।
तो अब इसके पास कुल चार्ज कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन का तो होगा -10 और प्रोटॉन का कितना होगा +12, तो कुल चार्ज कितना होगा इसके पास +2। समझे इस बात को। इसीलिए मैग्नीशियम जब आयन बना लेता है, जब इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो हम क्या लिखते हैं Mg, उसके ऊपर लिखते हैं 2+ या +2, मतलब वो काफी बार हो जाता है +2 या 2+, जो भी बुक में हो, मतलब 2+ हो तो 2+ लिखना या +2 हो तो +2 लिखना, ऐसा मैं कह रहा हूं आपको। समझ में आया आइडिया क्या है इसके पीछे का। तो जो धातुएं हैं वो धनात्मक प्रकृति की होती हैं, और उसका मतलब क्या है, जब वो बंध बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन, इसको देखो कैसे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है और ये ब्रैकेट में s का मतलब है कि प्लूरल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर धनायन बनाते हैं। अब वो करे तो एक करे, ज्यादा करे उसकी मर्जी है, दे देगा इलेक्ट्रॉन और क्या बनाएगा, प्लस का चार्ज बना लेगा। तो ये उदाहरण मैंने आपको यहां बता दिया। अब हम कह रहे हैं कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं, वापस बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के धात्विक गुणधर्म घटते जाते हैं। मतलब उधर देखोगे ना आप, देखो आप समझो, सारणी में हम बोल ही रहे ना, बाईं तरफ कौन है, धातु, तो बाएं से जब आप दाएं आओगे तो कौन मिलेगी, अधातु मिलेगी ना, धातु तो वहीं मिलेंगे सारे के सारे बाईं तरफ। तो बाएं से दाएं जब जाएंगे तो धात्विक जो गुणधर्म है वो कम हो जाएगा, ये तो समझ में आ गए। लेकिन अब सवाल है कि क्यों क्यों कम होगा, तो देखो उसका उत्तर यहीं लिखा है मैंने, यहां तक मान लो आपका सवाल हो गया और यहीं से उसका उत्तर हो गया, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश, देखो समझो, क्योंकि संयोजकता कोश, जैसे ही आप, जैसे मान लो ये सोडियम से मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की तरफ चल रहे हो, इस तरफ, तो कह रहे हैं संयोजकता कोश तो सेम ही है इनका, KLMM, तो तीनों का कोश तो सेम है। तो संयोजकता कोश पर लगने वाला या संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला, क्या लगने वाला, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जो नाभिक है ना तीनों के, वो नाभिक में आवेश बढ़ता जा रहा है, प्रोटॉन 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 प्रोटॉन, तो जो अल्टीमेटली जो फाइनल उसका बल लग रहा है ना बाहर इलेक्ट्रॉनों पे, उसको बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। आई बस, आवेश तो है ही, और प्रभावी नाभिकीय, वो बढ़ता जा रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो ये जो आवेश है बढ़ता जाता है, जैसे बाएं से दाएं चल रहे हो तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जा रहा है। ये वर्ड बहुत जरूरी है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसको मिस नहीं करना है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास आता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींचते जा रहे हैं प्रोटॉन्स, तो खसा के पास आ रहा है, साइज भी इसीलिए छोटा हो रहा है, देखो वहीं से जुड़ेगी ये चीज, साइज छोटा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है। अब पास आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, ज्यादा पक्के से पकड़ लिया उसको, यूं मान लो, क्योंकि दूरी पर ये जो बल है ना, जितना कम दूरी होगी ना उतना जोर से पकड़ के रखता है, ये बात की कक्षाओं में आप देखोगे। तो बहुत ज्यादा टाइट पकड़ लिया तो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा ना बाहर। और धातु कौन होते हैं, जो आराम से जाने दे देते इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है संयोजकता कोश का, उसको अरे जाओ ऐश करो। लेकिन यहां क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, उसको पकड़ लेगा, अरे ऐसे कैसे जाओगे भैया, यहीं रुको। आई बात समझ में। तो ये प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है वो घट जाती है। तो अब आप सोच करके देखो, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी ना। और इसका मतलब क्या होगा कि अगर धातु वो तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, देके धनायन बनाते हैं, तो अधातु कौन से तत्व होंगे, इलेक्ट्रॉन लेके ऋणायन बना देंगे। सही बात है ना, यही होना चाहिए लॉजिकली, और यही होता है। तो जब आप बाएं से दाहिनी तरफ चलोगे तो उल्टा हो जाएगा, किसके लिए, अधातु के लिए। तो अधात्विक जो गुणधर्म है वो बढ़ने लग जाएगा, अधात्विक जो प्रकृति है तत्वों की वो बढ़ने लग जाएगी। क्यों, अब क्या होगा कि वो बोलेंगे अरे हमको दे दो इलेक्ट्रॉन, दे दो साहब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे वो। आई बात समझ में। अब दूसरा इसका जो नजरिया हम देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि समूह में ऊपर से नीचे चलने पर, कोई सा भी समूह पकड़ो ऊपर से नीचे जाओ, क्या होगा, धात्विक गुणधर्मों में वृद्धि होती है, बढ़ेंगे धात्विक गुणधर्म। कैसे, क्योंकि वापस देखो क्वेश्चन, मतलब पूछेगा आपसे और उत्तर दे रहे हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि संयोजकता कोश पर, अब वापस वही बात, जो बाहर वाला कोश है, संयोजकता कोश पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, वहां बढ़ा था यहां कम हो रहा है। क्यों घटता है, आप दिमाग लगाओ। ऊपर से जब आप नीचे गए तो नया कोश ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसमें। पहले जैसे मान लो हाइड्रोजन में सिर्फ K कोश है, नीचे आया हीलियम में तो L कोश भी तो आ गया ना, लिथियम में आया तो M कोश भी तो आ गया ना।
आई बात समझ में? एक के बाद कोश आ रहे। तो यहां पे यही कह रहे हैं हम कि जब नया कोश ही आ जाएगा, देखो जिसका कारण क्या है, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन का नाभिक से दूर होना। जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन है वो नए कोश में आ गया, और नए कोश में तो दूर हो गया ना वो तो नाभिक से, और नाभिक से दूर हो गया। इसका मतलब वो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश अंदर नाभिक में जो प्रोटॉन बैठे हैं वो बोलेंगे अरे वो दूर वाला इलेक्ट्रॉन, वो आखिरी वाला, अरे उसको ले जाओ, दे दो, क्योंकि दूर है ना बहुत ज्यादा। जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही नाभिक के जो प्रोटॉन है उस पर बल कम लगा पाएंगे। जैसे हमारा, मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को इधर लेके मतलब दूसरी तरफ खिसका रहा हूं। जैसे हमें पता है, हमने वो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ा है, उसमें भी क्या होता है, अगर धुरी बढ़ती है तो बल कम हो जाता है। सेम यहां पर आवेशों के बीच में जो बल लगता है ना, उसके लिए नियम है जो आप बाद में पढ़ेंगे, कूलाम का नियम। तो उसमें यही आता है कि आवेशों के बीच की दूरी अगर बढ़ जाएगी ना, प्लस और माइनस के बीच की दूरी अगर बढ़ गई तो बल कम हो जाएगा, और दूरी कम हो गई तो बल बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे तो क्या हुआ, नया कोश आ गया, नया कोश आ गया तो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, मतलब दूरी बढ़ गई तो बल कम हो गया, बल कम हो गया। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन आराम से चला जाएगा। कोई लेने आएगा, बोले थोड़ा सा ऐसे ले तू भाग के उसके पास चल जाएगा, थोड़ा सा बल लगा ओ बाहर इलेक्ट्रॉन। लेकिन वहां पर हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, अधातुओं के साथ ऐसा नहीं होगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है, समूह में ऊपर से नीचे बढ़ने पर क्या होगा, धात्विक जो प्रॉपर्टी है या जो धात्विक गुणधर्म है, मेटालिक प्रॉपर्टीज, वो क्या होंगी, बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी। अब लास्ट एक छोटी सी अपन कंक्लूड कर रहे हैं बात को अपनी। अधातु क्या होंगे, विद्युत ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं, और अर्थात आबंध बनाते समय इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋणायन बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे, बात खत्म। इसके लिए छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं अपन ऑक्सीजन का। मैं यहां लिख देता हूं कि भाई ऑक्सीजन आप देखो इसके पास कितने नंबर पे आ रहा है, 8। तो इसके पास प्रोटॉन भी 8 ही हैं और इलेक्ट्रॉन भी 8 ही हैं। अब इसका नेट चार्ज अगर हम देखें तो वो क्या है, +8 -8, तो वो तो है 0। लेकिन अब आप सोच करके देखो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,6, और आखिरी कोश में इसको सोचता है कि भाई मैं 8 बना दूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से मांग के ले आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी उतने ही हैं जितने थे, प्रोटॉन तो ना बढ़े ना कम हुए। तो अब इसका अगर हम नेट चार्ज देखें बंद बनाने के बाद में, 2 इलेक्ट्रॉन लाने के बाद में, तो इसके पास प्रोटॉन तो है 8, तो मतलब प्रोटॉन का चार्ज कितना है, +8। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पहले 8 तो थे, 2 और आ गए, 10 हो गए, तो आप लिखोगे -10। और इसका मतलब है कि अब इसके पास नेट चार्ज है -2। तो हम लिखते हैं बंद बनाने के बाद ऑक्सीजन की संयोजकता, या ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं, -2, O2- ऊपर लगा देते हैं। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि जो अधातु है ना उनकी वो ऐसा ही करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, माइनस लगा दो उसके ऊपर। क्यों लग रहा है 2- क्यों लिखा, इसलिए लिखा। समझ में आई बात? अब यहां देखो आप, ये जो 2 पॉइंट लिखे ना हमने, ये वाला धातुओं के लिए और ये वाला, इसको उल्टा करके लिखना है आपको अधातुओं के लिए, और ये आपका होमवर्क है। कोई भी आवर्त है तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाहिने चलने पर अधात्विक प्रकृति जो है वो बढ़ती है। आई बात समझ में? और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला वो बढ़ रहा है, और उसके बढ़ने के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके निकलने की प्रवृत्ति नहीं होगी, बजाय कि क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी। तो अधातु बढ़िया मिलेंगे अपने को जब आप इस तरफ चलोगे तो। और अगले पॉइंट में आप लिखोगे कि समूह में ऊपर से नीचे चलने पर अधात्विक प्रकृति कम होती है, और समूह में अगर हम नीचे से ऊपर चले, उल्टा सोच करके देख लो, समूह में नीचे से ऊपर चलो तो आप बोलोगे अधात्विक प्रकृति बढ़ेगी। तो अब इसको आप लिखो, अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो पूरे चैप्टर को, और मैं आपको अगला जो क्वेश्चंस वाला एक इसका वीडियो और लूंगा, उसमें आपका थोड़ा और अच्छे से इस कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। तो मिलता हूं आपसे और वीडियोस में। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वो घंटी वंटी दबा दिया करो यार। सब मेरे को बोलते हैं आप बोल दिया करो, तो आप कर ही दिया करो। मिलता हूं आपसे और वीडियोस में।